नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो एक ही मुद्दा छाया रहा, चाहे समाचार पर हो या सोशल मीडिया पर। आज करीब करीब सभी समाचार चैनलों ने देश भर में हमारे जो इकोनॉमिक वॉरियर हैं उनके तारीफ में, समाज पर उनके प्रभाव पर ही चर्चा किया। मतलब अब हमने ये निर्णय लिया है कि अब मैं किसी को बेवड़ा, दारूबाज, पियक्कड़ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे सरकारों के नज़र में वो सब हमारे आर्थिक आधार के रीढ़ की हड्डी हैं। रुद्र प्रताप को शुभ आशीर्वाद। वो हमारे इकोनॉमिक वॉरियर है। जिस तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे पुलिस वाले, स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए लोग हैं, उसी तरह से आर्थिक स्तंभ हैं हमारे ये दारू पीने वाले लोग। तो उनको तो अब सम्मान से ही देखना पड़ेगा। हमारा प्रश्न आज है कि हमारे जो सरकारें हैं वो पूरे देश भर की, उसमें कोई एक सरकार अलग से चिन्हित नहीं है। इस मामले में सभी एक ही तरह के हैं। ये उसमें कहीं किसी में कोई ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। इसमें कोई पार्टी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई समुदाय नहीं। देश भर की सरकारों के नज़र में क्या हमारा जान उनके लिए ज़रूरी है या जान जरूरी है? विपिन, प्रणाम चाचा जी। आपका वक्तव्य काफ़ी अरे वाह, आपका आशीर्वाद बना रहे बाबू। आप सबकी शुभकामनाओं से ये मैं बोल पाता हूँ। पटना में आप हैं, सब ठीक ठाक तो है? आपके पटना में डीजीपी साहब को तो फ़ोन नहीं लग रहा है, नहीं तो उनको कहा था कि भाई साहब आप डीजीपी तो हैं बढ़िया, आप प्रवक्ता भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप भाषण कुमार बन गए हैं। मेरे जैसे वो भी टीवी पे बोल रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं। मेरे पास तो कोई काम नहीं है। वो तो बिहार प्रदेश के डीजीपी हैं, उनके पास इतना वीडियो बनाने का समय कहाँ है। खैर, नीतीश कुमार है तो संभव है। तो मित्रों, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है? हमारा जान या शराब की कमाई क्या कीमती है? पिछले जो 40, 45, 46 दिन, मैं तो 50, 60 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला। तो मेरे लिए तो मेरा जान जरूरी है। क्या सरकार को भी हमारे जान की कीमत है, जान की परवाह है? सरकारों ने अपना बयान दिया है कि भाई, आज टीवी पर भी आंकड़ा दिखा रहा था कि 1000 करोड़ यहाँ, फलाना करोड़ यहाँ, बताइए। मतलब आज एक बात जान करके हंसी आई। हाँ, तुम बोलना चाहते हो तो मैं आपको बुलाता हूँ। राहुल, आ जाओ, आपका स्वागत है। आज बयान दिया टीवी पर, मैं देख रहा था कि कर्नाटक में एक दिन में 100 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। करीब करीब इतने रुपए की शराब हमारे देश के उत्तर प्रदेश में भी बिक गया है। मतलब एक दिन में 100 करोड़ की शराब, और हमारा देश क्या आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो गया कि 100 करोड़ की शराब एक दिन में एक कर्नाटक में बिक गया, जो कि आमतौर बड़ा छोटा शहर है। तब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारे सरकार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे जान की जान। अब आते हैं सरकार के उस वक्तव्य का। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ही टीवी पर आकर के बोला है कि हमारे पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, हम क्या करें, मजबूरी है शराब का ठेका खोलना। और सरकारों में से किसी को वक्तव्य तो ऐसा नहीं आया, लेकिन मंशा सबका एक ही है कि पैसा कहाँ से आएगा। यहां पर एक प्रश्न उठता है, मैं जानना समझता चाहता हूँ। आप सब इतने बुद्धिमान, मैं सागर इतना पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ, मेरा भाई है सागर। तो एक तो रमजान में सागर अब तो रात में रोजा खोल लिया होगा, तो अब तो बोल सकता है, बढ़िया से लिख सकता है। सागर, तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए। अगर शराब के बगैर तनख्वाह नहीं दी जाती है तो गुजरात में तो शुरू से ही शराबबंदी है। गुजरात, जहाँ की मॉडल को अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात मॉडल की आलोचना करता है अरविंद केजरीवाल, तो गुजरात में तो शुरू से ही शराबबंदी है। ऑफिशियल सरकारी स्तर पर बिहार में भी शराबबंदी है। हालांकि बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराब महंगी है। वो सरकारी ठेके पर नहीं बिकती, उसके अलग दुकान है, अलग व्यवसाय है। वो पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाता, सरकारी लोगों के खजाने में जाता है। लेकिन सरकार के पास नहीं गया तो तकनीकी रूप में तो बिहार में भी शराबबंदी है। तो बिहार अपने कर्मचारी को पैसा कहाँ से दे रहा है? बिहार कोई दिल्ली जैसा छोटा राज्य तो है नहीं। पूरे दिल्ली की जो आबादी है उतना तो पटना में लोग रहते हैं। तो बिहार की सरकार कैसे देती है?
जिस गुजरात मॉडल की अरविंद केजरीवाल बार बार आलोचना करता है, उसको गुजरात की सरकार कहां से तनख्वाह देती? गुजरात सरकार ने तो नहीं कहा कि मैं दारू खोल रहा हूं। मैं रुद्र प्रताप रघुवंशी आपकी बात पढ़ूंगा। श्रीकांत भाई आपको नमस्कार। मैं जरा ये बात एक कह लूं, अगर गुजरात में तनख्वाह का कोई कमी नहीं आई, कोई वैकल्पिक अलग से इंतजाम भी नहीं किया, तो फिर अरविंद केजरीवाल का ये बात मेरे समझ में नहीं आता है। दूसरा बात एक और मैं बड़ा अफसोसजनक मुझे लगा, मैं शराब नहीं पीता, ना ही मुझे शराबियों से कोई सिंपैथी है, लेकिन सरकार का शराबियों के प्रति देख करके नजरिया मैं तो बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मैं किसी शराबी को जानता क्यों नहीं हूं, मैं बड़ा अपने आप को मतलब वो महसूस कर रहा हूं कि हे भाई, ये हमारे जो इकोनॉमिक वॉरियर है वो तो देश के रीढ़ की हड्डी है भाई। उतने देश के रीढ़ के हड्डियों के साथ जो नाजायज कर रहा है अरविंद केजरीवाल, मैं उसका घोर आलोचना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, दारू पर 70% बढ़ा करके पेट्रोल पर 2 रुपया करीब करीब और 7-7.5 रुपये डीजल पर बढ़ाया है। मैं दारू पर 70% बनाने का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने एक फिल्म देखा था, वो संजय दत्त, ये देशमुख का पिक्चर था, वो कॉमेडी पिक्चर था। उस संजय दत्त कोई विदेश भाग जाता है तो वो उसको पकड़ने जाते हैं। एक आदमी जो उसको समुद्र के मार्ग से लेके जाता है ना, वो समुद्र में डूबने लगता है। तो डूबने लगता है तो उसमें से एक कैरेक्टर दौड़ करके जा रहा है, तो बाकी 2 कैरेक्टर, देखिए इंसानियत अभी भी बची हुई है, देखो डूबने वाले को बचा करके गया। तो वो जो गया तो उसके हाथ में से घड़ी और अंगूठी खोल के आ गया किनारे पर। तो बोला यार कैसी बात नहीं है, मैं तो समझता उसको बचाने गया था। बोला यार उसका समय खराब चल रहा है, घड़ी लेकर के क्या करता, जब डूब ही रहा था तो घड़ी लेकर के क्यों डूबता, मैं उसका घड़ी लेने गया था। केजरीवाल ने भी यही सोचा है कि जब आदमी मर ही रहा है दारू पी करके, तो अब वो घर में पैसा कफन कर रख करके क्या करेगा? मरना तो कोरोना से है या दारू से है, मरना तो निश्चित है, क्योंकि सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण का बिल्कुल व्यवस्था कर दिया है। सरकार ने शुरू में कई योजना बनाया, नसबंदी चलाया, परिवार नियोजन बताया, हर जगह पहले हम लोग देखा करते थे तो सिनेमा के पहले परिवार नियोजन के साधन बताए जाते थे, अब तो प्राइम टाइम में भी परिवार नियोजन के साधन के विज्ञापन आने लगे, फिर भी हम समझे नहीं। तो सरकार कही कि अच्छा चलो एक मौका मिला है, अब परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं, हम ही आपका नियोजन कर देते हैं। क्योंकि दारू पर जो भीड़ आई है, अभी 10 दिन पहले तक आप चिल्ला रहे थे पूरा टीवी में कि जमात ने हर जगह बीमारी फैला दिया, जमातियों को कारण से बढ़ा, जमातियों को कारण से बढ़ा। मैं भी कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि इस देश में जमाती जैसे जाहिल लोग भी जमात में हैं, जिन्होंने कोरोना फैलाया है पूरा देश भर में। तो जमात में तो मेरे ख्याल से कुल 10,000 लोग थे। 10,000 से बेसी तो अकेले दिल्ली में दारू के ठेका पर लोग खड़े थे। तो अगर 10,000 जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, तो ये 10,000 से ज्यादा दारू के ठेके में लगे वाले लोग क्या कर रहे थे? क्या इन लोगों के पास एंटी प्रोटेक्शन था का कि ये दारू पैक मार लेंगे तो इनका कोरोना भाग जाएगा? सरकार को बतानी पड़ेगी। अगर 10,000 जाहिल जमातियों की वजह से देश भर में कोरोना नियंत्रित हो गया, तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि करोड़ों लोग सड़क पर हैं, दारू के लाइन में लगे हुए हैं, तो इनसे कोरोना का क्या स्थिति हुआ है ये सरकार को बताना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को ये भी बतानी पड़ेगी कि अगर दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार और हर जगह की सरकार, मतलब मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो दिल्ली निकल जाए, या यूपी का रहने वाला हूं तो यूपी निकल जाए, तो मतलब ये नहीं है कि मैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार को छोड़ रहा हूं। सरकारों मतलब पूरे देश के 28-29 सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी सरकार ने यह नहीं कहा है कि मैं दारू का ठेका बंद रखना चाहता हूं। जहां पर दारूबंदी पहले से नहीं, जैसे गुजरात में दारूबंदी है और बिहार में दारूबंदी, 2 सरकारों के यहाँ दारू, मतलब जो दारूबंदी पहले से घोषित है, उनके अलावा किसी ने भी दारू को रोकने का नहीं कहा। इसके 2 कारण हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। एक तो हमारे सरकारों पर दारू माफिया का बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई दारू का सबसे पहला खोलने की फायदा बताने का कार्यक्रम हरियाणा से शुरू हुआ। हरियाणा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन वहां के उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जी देखिए, सुना है कि सैनिटाइजर का काम करेगा लिक्विड दारू का, तो दारू का ठेका खोल देना चाहिए। अभी कहीं कोई चर्चा दारू पर नहीं था, कहीं से मांग दारू पर नहीं हुआ, कहीं से दारू के विषय में सोच भी नहीं हुई। हरियाणा के सरकार ने दारू के दुकान खोलने, दारू को मैन्युफैक्चरिंग खोलने का मांग पहले ऑफिशियली किया था,
वहां के उप मुख्यमंत्री के द्वारा, चौटाला साहब के नाती के द्वारा। और अब तो देश ने पूरा खोल दिया। मैं एक चीज से बहुत डर रहा हूं। बाकी मैं ये रुद्र प्रताप की बात पढ़ूंगा, मैं पहले ये बात कह लूं क्योंकि हो सकता है रुद्र प्रताप की बात उससे रिलेट करने वाला हो, या हो सकता है रुद्र प्रताप जी की बात पढ़ूं तो वो बात मैं भूल जाऊं, इसलिए मैं पहले अपने वो बात कह लूं। अगर 1% कल्पना किया जाए, मैं करीब करीब 50 दिन से घर में हूं, मैं बाहर नहीं निकला, लेकिन मेरे घर के तीनों तरफ दारू पीने वाले लोग रहते हैं, मैं दारू नहीं पीता, तो वो तो ठेका पर से दारू लाया है। और अगर उसके साथ कोरोना ट्रेवल करते हुए आया है तो मेरे तो घर के आसपास वो थूकेगा, मुतेगा, टहलेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो मेरे घर के आसपास तो वायरस फैला। अब मैं सवेरे एक बार दूध लेने जा रहा हूं, दूध मेरे घर के ठीक सामने आता है, मतलब मुझे सिर्फ दरवाजा खोल के दूध लेना होता है। वायरस तो वहां टहला ना, अगर उसी को तो वहां पर खांस रहा है दारू पी करके, उनको तो आम दिनों में भी दारू पी कर उल्टी करता रहता है, तो फिर मैं तो संक्रमित हुआ ना, मेरा ही खतरा बढ़ गया ना। मुझे संक्रमित करने का अधिकार सरकार को किसने दिया? किसने कहा कि मैं आदमी जो कि पूरी प्रोटेक्शन के साथ घर का दरवाजा खोलता ही नहीं सवेरे दूध लेने के अलावा, उस आदमी के घर में अगर संक्रमण आता है तो ये जो हमारा ह्यूमन राइट है, हमारे जो आप लोग आमतौर पर ह्यूमन राइट कहते हैं, ये जो मेरा ह्यूमन राइट है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर मुझे कोरोना के संक्रमण में आना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? मेरे तरह से देश के करोड़ों लोग जो दारू नहीं पीते हैं, जो बाहर नहीं गए हैं, बड़े डिसिप्लिन से माननीय प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करके अपने घर में बंद हैं। हम जैसे लोग जो कि मतलब जो 5-6 घंटा सोते हैं, उसके अलावा हाथ पैर, बड़ा चंचल आदमी हम लोग, मुंह भी चलता रहता है, हाथ पे चलता रहता है, हम लोग बाहर मिलने उलने वाले लोग हैं, और नहीं तो फोने पर बात करते रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोग तो एकदम चुप पार करके घर में बैठे हैं, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री का आदेश का पालन कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों, हम जिम्मेवारी किस बात का? हमें अगर इन्फेक्शन होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? पहली बात। दूसरी बात ये कि भारत में सबसे पहला कोरोना रिपोर्ट हुआ था जनवरी महीने में, 8-10 जनवरी के बीच की बात है। उसमें 70-80 दिन लग गए थे, 60-70 दिन लग गए थे 1000 और 10,000 की संख्या पार करने में। लेकिन उसके बाद वो 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, अब 3-3.5 दिन में वो मरीजों की संख्या डबल हो रही है। कल के बाद का भी आंकड़ा नहीं आया है। ये तब डबल हो रहा था 3 दिन में जब लोग लॉकडाउन में थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मतलब बड़ी मजबूरी और जरूरी में कोई सब्जी लेने और कोई भोजन की सामग्री लेने, दवा लेने के लिए बाहर जा रहा था, तब डबल हो रहा था। अब पूरे करोड़ों लोग रोड पर हैं, सोशल डिस्टेंस का छोड़िए, एक के ऊपर चढ़ करके दारू ले रहे हैं, ये सब वीडियो फुटेज आई हुई है। अब वो लोग अपने अपने घरों में गए होंगे और अपने अपने परिवार में गए होंगे, तो वो में से अगर एक भी ट्रेडर बन गया तो क्या स्थिति होगी? मैं ये सोच करके परेशान हो रहा है। मैं क्यों नहीं इल्जाम लगाऊं कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का साजिश किया है, या कोरोना का टीका या दवाई बेचने वालों का मदद किया है? ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब एक बहाना है और कोरोना को बुलाना है, ताकि अगर कोरोना हर आदमी में आएगा तभी तो दवा बिकेगी, और अगर कोरोना ही नहीं होगा, लोग कोरोना के खौफ में रहेंगे ही नहीं, तो दवाई खरीदेंगे कहाँ से? क्योंकि आप सबको पता होगा ना, एक बीमारी है शुगर, डायबिटीज। हर आदमी का शरीर में शुगर होता है। अगर आपके शरीर में शुगर ना हो तो आदमी मर जाएगा। लेवल होती है कि आपके यहाँ 150 हो, 140 हो, 180 हो। यूरोप में 200 के ऊपर शुगर की दवा चलती है। जितना यूएस और यूरोप के लोग हैं ना, उसमें अगर 200 प्लस होता है तो ए ग्रेड माना जाता है, 200 से 300 के बीच होता है तो बी ग्रेड मानी जाती है, और उसके बाद दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 180 के ऊपर दवाई लिखना शुरू कर देते हैं डॉक्टर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपोलो में दिखाता हूँ, मेरा अपोलो अस्पताल, तो अपोलो वालों ने कहा कि रूटीन में सब चेक होता है, तो उसने बोला कि आपका 180 हो गया है, आप शुगर की एक दवा खाना शुरू कर दे। एक दवा कोई फर्क नहीं पड़ता, 18-20 रुपये की टैबलेट आएगी। मैं बोला 18-20 रुपये से मतलब नहीं है, जो अपोलो में दिखाते हैं वो 18 रुपये की हैसियत वाले होते हैं। ये एक्स्ट्रा शरीर में मेडिसिन में क्यों लूं? जब मैं अगले 3 महीने बाद गया तो मेरे शुगर के लेवल 200 बता दिया गया। हो सकता है मैं उनके लैब पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे को इतना डरा दिया गया
कि मैं दवा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, बाल बच्चों की शादी करने है, मैं अपने घर का मैं ही मालिक हूँ, अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा हूँ। पिताजी के जाने के बाद परिवार का सबसे बड़ा सदस्य आज के तारीख में मैं ही हूँ। मतलब मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, मुखिया ही हूँ एक तरह से, अगर मानूँ तो। मेरे बाद मेरे भाई लोग हैं, मेरे बेटा बेटी है। और मैंने कहा मेरा बात जान जरूरी है भाई, 20-25 रुपये की टेबलेट खा लूँ। मैं 2-3 साल तक शुगर की दवा रेगुलर लिया, हमारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे को शुगर है नहीं है। अमेरिका का जाने का प्रोग्राम बना तो हुआ कि भाई शुगर की दवाई लो, एयरपोर्ट पर ये लो, पर्ची लो तो दवा जाने देता है। अमेरिका में बड़ा दिक्कत है। तो हुआ कि भाई आपको कार्ड लेके जाना है, दवा वहाँ पर मिल जाएगा, दवा मेडिसिन अमेरिकी वाला मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो जब मैं वहाँ जा करके दिखाया तो बोला कि आपको तो शुगर है नहीं, दवा की तो जरूरत ही नहीं है। मैं बोला ये हमारे यहाँ तो बोला कि आपका तो 180 है और इसमें शुगर का आवश्यकता नहीं है। मैं बोला जी भारत में तो 150 के ऊपर दवाई चलने लगती है। तो बोला ये दवा बेचने वालों की साजिश है जो आपको बीमार करने की बात कहते हैं। क्या ऐसा ही कोई साजिश कोरोना के नाम पर दवा कंपनियों की कोई साजिश है क्या? क्योंकि एक सिनेमा देखा था ना कि भाई नया कोई देवी देवता अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो एक और देवता लॉन्च हो, उसी तरह से क्या कोई नई बीमारी अब लॉन्च नहीं हुई है? क्योंकि अब कैंसर सुनकर लोग घबरा नहीं रहे, टीबी में तो अब इलाजे बन गया है, प्राण रक्षक मतलब प्राण घातक कोई अभी नई बीमारी हुई नहीं। एड्स पर तो लोग अब बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो एड्स का खतरा भी बहुत कम हो गया है। तो क्या अब एक नई बीमारी को लॉन्च किया गया है कि भाई अब गरीब लोगों से पैसा चूसने, नोचने, खींचने का कोई एक नया बीमारी दिया जाए? क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकता है दवा कंपनियों का, क्योंकि जैविक हथियार होता है 2 काम के लिए। आप पर अगर हम बम नहीं बरसा सकते तो जैविक हथियार से आपका सत्यानाश कर सकते हैं, और अगर वो संभव नहीं हो सकता है तो कम से कम दवाई कमा करके तो आपको गरीब कर सकते हैं। क्या ये साजिश है? और अगर ये साजिश है तो दारू का ठेका खोल करके क्या आपने इस बीमारी को बढ़ाने में मदद नहीं किया? और अगर ऐसा किया है तो क्या आप सरकार कहलाने के लायक हैं? क्या यही सरकार का काम है? बाकी बातों से पहले कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन किया है, उनकी बातें पढ़ दूं। एक तो चंद्रकला जी को नमस्कार बोल रहा हूँ, चंद्रकला जी मुझे दिख रही हैं। रुद्र प्रताप, अच्छा ऊपर पहले शुरू से पढ़े। विपिन, हाँ नमस्कार। राहुल पाटिल ने लिखा है, राहुल पाटिल आपको पता है महाराष्ट्र का बहुत होनहार आदमी है। राहुल पाटिल ने लिखा है कि लॉकडाउन बढ़ता रहा तो देश में सिर्फ 2 जोन ही रहेंगे, अमीर जोन और गरीब जोन, मध्य जोन का काम लगता है। राहुल पाटिल आप चिंता ना करें, देश की सरकारें अब सिर्फ एक ही जोन रखना चाहती हैं, और कोई वही जोन रहेगा जो 2 जोन की रोटी कमाने के लिए भीख मांगेगा और एक जोन उसको भीख देगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। रुद्र प्रताप जी ने लिखा है कि सरकार को आपकी जान की कीमत का प्रदर्शन सिर्फ लच्छेदार भाषणों में करना है। किसी भी देशवासी की जान की कीमत सरकार के नज़र में कुछ नहीं है। भारत पूर्णतः भगवान भरोसे। एकदम रुद्र, मैं पहली बार आपकी बात को अक्षर से मान रहा हूँ। हालांकि आपकी 100 बातों में ऐसे मैं 99 मान लेता हूँ, लेकिन ये जो आपने कहा है, जिस तरह से दारू का ठेका खोल करके सरकार ने अपने संवेदनहीनता का परिचय दिया है, तो लग रहा है कि उसको कमाई से मतलब है, आपके जान से उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी जान भगवान भरोसे है और आपके माता पिता का आशीर्वाद से है। मैं चाहता हूं कि देशवासियों पर सब पर भगवान की कृपा बनी रहे और उनके माता पिता का आशीर्वाद बनी रहे। आदरणीय एम.के. साहब को सादर प्रणाम। तिवारी जी रुद्र प्रताप दोबारा लिखते हैं कि बिहार में सरकार शराब बिक्री का पैसा लिखित राजस्व में नहीं जाता है, लेकिन सरकार बनाने और बिगाड़ने में उसका भरपूर। मैं ये बोला कि सरकार के खजाने में नहीं जाता, सरकार के लोगों के पास जाता है। रुद्र, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप मेरे ख्याल से उससे पहले लिख दिए थे और मैं आपकी बात पढ़ नहीं पाया था। राम मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी नमस्कार, कैसे मिश्रा जी? मिश्रा जी ने लिखा कि उस धूर्त केजरीवाल को पूछो, हर मस्जिद के इमामों को पर मंथ 44,000 देने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है, और जो हज हाउस बना रहा है उसके भी खर्च 100 करोड़ है, वो पैसा कहाँ से आएगा? मैं केजरीवाल से पूछ लूंगा, लेकिन सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि सबसे पहले मुसलमानों को के मौलानाओं को तनख्वाह देने का कार्यक्रम सबसे पहले किसने चालू किया था, क्यों चालू किया? दूसरा, आप एक और बना लीजिए कि देश में सबसे पहले हज हाउस सरकारी पैसे में बने था, इसका कार्यक्रम पहले किसने चालू किया था? राम मिश्रा जी, ये भी बात आप पता कर लीजिएगा।
दूसरा, आप पता कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा इस देश में मुस्लिम परस्त राजनीतिक पार्टी कौन है जिसके शासनकाल में मुसलमान एकदम बिंदास हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, उसे बिल्कुल भयमुक्त हो जाता है और सबसे ज्यादा लाभ कमाता है। ये भी राम मिश्रा जी आप पता कर लीजिएगा। चंद्रकला जी को नमस्कार। आनंद भाई नमस्कार। कैसे आनंद भाई? धर्मेंद्र सिंह जी को धर्मश्री जी को नमस्कार। हाँ प्रमोद जी सादर प्रणाम आपको। प्रमोद जी आप बाद में जुड़े। आज का मेरा प्रश्न बड़ा ही कड़ा है, थोड़ा बुरा भी है। प्रश्न ये है कि क्या हमारे सरकार की नज़र में हम कीमती हैं कि कमाई कीमती है? जो 2 दिन से लग रहा है उसमें से तो लग रहा है कि कमाई कीमती है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने तो बोला कि जब लोग मर ही रहे हैं तो 70% और बढ़ा दो। आखिर ये लोग जब मरना ही है दारू पी करके तो पैसा रह करके क्या करेंगे, ये आने। मित्रों, मैं इस बात की मांग करता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से कि आप सब के सब अपने अपने स्तर पर इस बात का विरोध दर्ज कराएं कि आपको दारू बेचना है बेचिए, आपको लोगों को दारू पिलवा कर मारना है मारिए, लेकिन ये एक संक्रमण के काल में वो जो ठेका पर दारू लेने गया हुआ है वो सिर्फ खुद संक्रमित नहीं होता, मुझे भी करता है। क्योंकि मान लीजिए कि मेरा सब्जी बेचने वाला दारू पीता है, अब किसके मुंह सूंघ कर मैं सब्जी लूंगा? पहले तो लोग मुंह सूंघ करके लेने पर कह रहे थे कि धर्म पूछ रहा और फलाना कर रहा है। मैं किस से पूछूंगा कि भाई तूने दारू पिया कि नहीं पिया? अगर दारू वाला ठेका पर गया है और किसी एक कोरोना से संक्रमित होकर के वो संक्रमण फैला रहा है तो फिर जहां जहां सब्जी बेच रहा है वहां वहां संक्रमण का खतरा बढ़ गया। जैसे पता चला था कि वो एक वो क्या बोलते हैं आजकल, पिज्जा बेचने वाला कई घरों में जाकर के संक्रमण फैला। जितने लोग उससे पिज्जा लिए थे उन सब लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा। तो अब तो मेरे यहाँ सब्जी लेकर के आता है तो मुझे क्या पता कि दारू पिया है कि नहीं पिया है। और अगर वो क्वारंटाइन में दारू पी के आ रहा है तो फिर मुझे भी उसके वजह से क्वारंटाइन होना पड़ा और मैं होऊंगा सरकार की वजह से क्वारंटाइन। मतलब मैं अपने ही घरों में कैद रहूंगा सरकार के कुबुद्धि की वजह से, सरकार के गलत नीतियों की वजह से। मेरा प्रश्न ये है, चंद्रकला जी ने मुझे मार्गदर्शन किया। चंद्रकला जी ने कहा कि जो आप आज बोल रहे हैं मैं भी आज अपने प्रोग्राम में बोला है, सही बात है। मैं आपके चंद्रकला जी, अगर आपने बोला होगा तो आप स्वर कोकिला हैं, आप लोग पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, आपके बात का जनमानस में अप्रोच ज़्यादा है। ये अच्छी बात है कि एक समाज सेवी और सेलिब्रिटी दोनों लोगों का एक ही स्वर में एक ही बात को कहेंगे तो उसका वजन और बढ़ेगा और उस बात की सार्थकता बढ़ जाएगी देशवासियों के नज़र में कि भाई दुनिया में जो चीज हो रहा है उससे हमारे देशवासी भी चिंतित हैं। पूरे देश में शराब के विरुद्ध एक आंदोलन और शराबियों के प्रति सरकार के झुकाव को सेलिब्रिटी भी विरोध कर रहे हैं और समाजसेवी भी विरोध कर रहे हैं और आम जन भी विरोध कर रहे हैं, तब सरकार पर ज्यादा दबाव बनेगा। चंद्रकला जी आपने बहुत बढ़िया करा है, आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। चंद्रकला जी, मित्रों आप लोगों को पता है चंद्रकला जी बॉलीवुड में गाना गाती हैं, बहुत सुंदर गायकी है इनका। सुखविंदर खुविंदर जैसे लोग इनके साथ इन्होंने स्टेज प्रोग्राम किया है देश विदेशों में, कई हिंदी फिल्मों में भी गाना गाई हैं। तो मुझे जरा फिल्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बहुत आसानी से नहीं कह सकते कि कौन कौन से फिल्मों में गाई हैं, लेकिन बहुत फिल्मों में गाई हैं और मेरे पर इनका आशीर्वाद स्नेह है। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारे साथ है, हमको अपना आशीष दे रही हैं। चंद्रकांत जी ने लिखा है कि शराब के ऊपर मैं आज सवाल किया था। हाँ, वो मैंने कहा था ना कि आपकी वीडियो में बाद में देखूंगा। असल में क्या है कि जो 3-4 दिन से आप जो 6 बजे आ रही है ना, 3-4 बजे से मैं किसी और पर बोल रहा हूँ, आजकल कई चैनलों पर बोल रहा हूँ, तो मेरा वहाँ मैं व्यस्त हो जाता हूँ तो बंद हो जाता है। आपने देखा होगा मैं 3-4 दिन से 6 बजे के करीब में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एक मुद्दा उठाया ना वो बड़ा हाईलाइट हो गया था। चंद्रकांत जी आपको बता दूं मामला, 3 मुद्दा मेरा बड़ा हाईलाइट हुआ, उसमें बहुत लोगों ने सराहना किया। सबसे पहले एक वर्ग मुझे बहुत खुश हुआ, पत्रकारों का, क्योंकि मैं ही पहला आदमी था जो पत्रकारों का इंश्योरेंस हो कोरोना के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों का इंश्योरेंस सरकार दे रही है, पुलिस का इंश्योरेंस सरकार दे रही है। पत्रकारों के विषय में ना तो कोई मीडिया घराना कुछ कह रहा है ना कोई सरकार कह रही है। सबसे पहली बार मैंने ये मुद्दा उठाया था
तो इस वजह से कई मीडिया वालों ने मेरे को बोला था कि बिल्कुल ठीक है। दूसरा, रेल का भाड़ा बढ़ने का एनडीटीवी के बाद मैंने ये मुद्दा उठाया था, तब जाकर कल दिन भर ये गर्म रहा। आज इसी बात को मेरे को भी चलने वालों ने बोला था कि आप आइएगा, वो बोलेगा, तो 2-3 दिनों से मैं 5-6 बजे के करीब उन्हीं लोगों की रिकॉर्डिंग में हो जाता हूँ। इस वजह से आपका कार्यक्रम मिस हो जाता है, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं बाद में उसको सुनता हूँ जो आप कहती हैं। आप देखते होंगे कि मैं बाद में मेरा उसमें कमेंट आता है। राहुल पाटिल कह रहे हैं कि मादक पदार्थों के कारण से होने वाली मृत्यु, हत्या, अपराधों के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? सरकार है निश्चित तौर से। इस परिस्थिति में सरकार जिम्मेवार है। मैं तो ये मांग करता हूं कि उस पर हत्या के उकसाने का मुकदमा दर्ज हो। अगर इस दौरान कोई शराब पी करके मरता है तो उस पर उकसाने का हो, क्योंकि 40-50 दिनों में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोई आदमी शराब पी के मरा है। कहीं से कोई ये रिपोर्टिंग नहीं हुई कि कोई आदमी शराब ना मिलने की वजह से मर गया हो। लेकिन सरकारें शराब ना बेचने की वजह से मरती हुई प्रतीत हो रही थी। ये अब स्पष्ट हो गया है कि शराब से शराबी नहीं मरेगा, सरकार मर जाएगी। इसलिए शराब बेचने की चिंता शराबियों की नहीं है, सरकारों के है। सरकार को स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। सरकार चाहते हैं कि आप मरे, हमारा आमदनी बढ़े। हाँ बीपी भाई, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बीपी भाई भी इस मुश्किल घड़ी में प्रोत्साहन मंच के माध्यम से फरीदाबाद और आसपास के लोगों की बड़ी मदद कर रहे हैं। बीपी भाई, आप हरियाणा के फरीदाबाद में रहते हैं, दारूबाजों का अड्डा है वो। क्योंकि मुझे याद है कि पहले दिल्ली में समय होता था कि इतने बजे बंद हो जाएगा, तो लोग कहते हैं यार चलो फरीदाबाद से दारू लाते हैं। तो कृपया आप ध्यान रखिएगा, आप बांटते हैं, फ्रंट पे आप होते हैं लोगों को सब खाना पीना बांटने में, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई अगर दारूबाज हो तो उससे थोड़ा बचा करके रहेगा बीपी भाई, क्योंकि वो सब कोरोना लेकर के आए हैं, ऐसा मान के चलिएगा, तभी आप कोरोना से बचिएगा। क्योंकि दारू के दुकानों पर जिस तरह की भीड़ हुई और जिस तरह की अव्यवस्था हुई है ना, उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बड़ा चिंतित हूँ। अमित सिंह, अभी तो जो देखने को मिल रहा जाम की ही है क्या करें भैया। अमित, शुभ आशीर्वाद बाबू। अमित, वो लोग भी कभी कभी विरोध करते हैं जो शाम को जाम लड़ाते देखे जाते हैं। नहीं, वो जाम पर विरोध नहीं करते, वो सरकार के रवैये को विरोध करते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि दारू का ठेका खोलने पर कई भेटनर दारूबाजों ने वीडियो बना करके विरोध किया है कि आपने गलत किया, हम तो दारू के बगैर जी रहे थे, आप ही नहीं जी रहे थे। कई लोगों का वीडियो मैंने देखा, मेरे सोशल मीडिया पर भी कई लोग हैं, मेरे मित्र हैं जो दारू पीते हैं, और मैं नहीं पीता, क्या थोड़े कि जो दारू पीता है मैं उसका विरोध करूंगा। तो उन लोगों ने भी वीडियो भेजा है कि दारू की ठेका नहीं खुलनी चाहिए थी, जो अव्यवस्था दारू। एक मेरे मित्र ने मेरे को फोन किया है आज मुंबई से, वो भी सिनेमा में काम करते हैं, चंद्रकला जी को मैं बाद में नाम बता दूंगा, वो ठीक बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर है, बड़े फिल्मों में लिखते हैं, प्रकाश झा के उससे एसोसिएट हैं। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, राकेश भाई दारू के बगैर मैं नहीं रहता, लेकिन जब मैं दारू के ठेका पर गया ना तो मैं वापस आ गया। मैं बोला यार दारू पिए बगैर तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन दारू के ठेके पर लाइन में लग करके मैं जरूर मर जाऊंगा। तो वो वापस आ गए, और कई लोग दारू के उस भीड़ को, उस अव्यवस्था को देख करके दारू पीना त्याग दिए हैं। चंद्रकला जी ने दोबारा लिखा है कि मैं वर्ल्ड पार्लियामेंट कौन से स्टेशन अमेरिका की ब्रांड में हूँ, गांधी पीस फाउंडेशन की भी ब्रांड मिस्टर हूँ, एशिया के संस्था है जो फॉरेन के उनकी मेंबरों को बॉलीवुड के साथ में वर्ल्ड स्पेशल। हाँ, आप तो कई संस्था से जुड़ी हो तो मुझे मालूम है। अब आपके विषय में बताना तो सूर्य को दीपक दिखाना है, आप इतनी टैलेंट है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग जी मेरे को देख रहे हैं। या चंद्रकला जी, आपको बताऊं, आप बॉलीवुड की प्रशिक्षित गायिका हैं जिस तरह से, उसी तरह से समाज सेवा में हमारे निर्मल सिंह जी का एक बहुत बड़ा स्थान है। आप वर्ल्ड पार्लियामेंट की मेंबर हैं, अमेरिका की ब्रांड वाली हैं, तो हमारे बड़े भाई निर्मल सिंह जी राष्ट्रपति भवन में अपना कार्यक्रम कराने की झंडा गाड़ने वाले आदमी हैं। तो इनका भी मुकाबला आप जैसे ही सेलिब्रिटियों से हो सकता है, और मेरा सौभाग्य है कि आपका और निर्मल सिंह का दोनों आदमी का स्नेह मेरे को मिल रहा है। इस मामलों में मैं लकी आदमी हूं कि जहां चंद्रकला जी जैसा सेलिब्रिटी का मुझको स्नेह मिल रहा है, उसी तरह से निर्मल सिंह जैसा समाजसेवी का, आप तो चुनाव लड़ने के बाद स्थापित नेता भी हो गए, उनका भी मिल रहा है। बीपी भाई ने बिहार सरकार और गुजरात सरकार जब बिना शराब व्यवसाय, मैं यही प्रश्न उठाया था बीपी भाई, आप लेट ज्वाइन थे, मैंने यही पूछा था कि अगर
निर्मल भैया, क्या आप कैमरा पर बोलना चाहेंगे? आपका कैमरा दिख रहा है, अगर आप बोलना चाहेंगे तो मेरे को हाँ बोलिएगा। मैं आपसे अगर आप जैसा आदमी बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मेरा मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरे जो फेसबुक के फ्रेंड है वो भी धन्य हो जाएंगे। निर्मल भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप चाहेंगे तो कैमरा पर बोलिए। चंद्रकला जी लिखे, वर्ल्ड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका की ब्रांड एम्बेसडर। हाँ हाँ, वाह, तो मुझे मालूम है। वो तो हम लोग जब मिले थे तो आपने कहा ही था दिल्ली में कि आपके उस पर भी है, आपके विजिटिंग कार्ड पर भी है ये चीज़ें। खैर, आप आधा घंटा हो गया। मित्रों, मैं आज दो बातों का आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर शराब ना बेचने से सरकारों की व्यवस्था गड़बड़ा रही थी तो गुजरात की सरकार से पूछा जाए कि वो आप कैसे अपनी संस्था सरकार चलाते हैं। दूसरा, कैमरा पर कल 6 बजे, हाँ भाई, आपका स्वागत रहेगा भैया। दूसरा, बिहार सरकार से भी पूछा जाए कि आप बिना दारू बेचे कैसे अपनी सरकार चलाते हैं, क्योंकि बिहार की सरकार जो दारू बिकवाती है वो राजस्व वसूली सरकारी खाते में नहीं होता, वो दूसरे माध्यम से होता है, तो वो तो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि नीतीश कुमार को फ़ोन करें, और गुजरात में तो कई बार गए हुए हैं मोदी की कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ से भी जा कर के पूछें कि आप कैसी सरकार चलाते हैं। योगी जी का तो खुद के पार्टी का सरकार है, योगी जी को भी पूछ लेना चाहिए कि भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और उस वक्त तो भूकंप जैसा बड़ा महामारी आई थी, आपको पुनः निर्माण करना पड़ा था कई शहरों को, कई जगहों को, तो उसको बिना दारू के आप कैसे चला लिए? मेरे ख्याल से दारू के बगैर हम जी सकते हैं, ऐसा 40-50 दिनों में हमारे लोगों ने प्रमाणित कर दिया, क्योंकि पूरे देश से दारू न मिलने और दारू न पीने से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई है किसी थाने में, किसी अस्पताल में, किसी जगह पर, कहीं पर भी कि कोई आदमी मरा हो। एक बात और बड़ी सुखद आश्चर्य है, मतलब कई बार नेगेटिव में हम जैसे पॉजिटिव थिंकर लोग पॉजिटिव करते हैं, आम तौर पर जो सामान्य मौत हमारे यहाँ होती है वो मौत दर बिल्कुल कम है। एक बात जिसका मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने कई डॉक्टरों से भी पूछा, हम लोग अस्पताल में जाते थे ना, अपोलो मेदांता में, जहाँ बड़ी हैवी फीस लेकर, वहाँ भी भीड़ एम्स जैसा होता था। मतलब अपोलो में, मेदांता में, फोर्टिज में, बड़े बड़े अस्पताल तो आजकल इतना भीड़ होने लगा है तो एम्स वगैरह की तो बातें छोड़ दीजिए। सरकारी अस्पताल में जाए, मतलब किसी भी अस्पताल में जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे शहर के लोग अब इसी अस्पताल में आ गए हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, भारत पाकिस्तान की इतनी भीड़ होती थी। सारे अस्पतालों ने कह दिया है कि आप रूटीन विजिट बंद कर दीजिए, सिर्फ कोरोना वाले लोग आएंगे, और कोई आदमी के मर जाने की सूचना नहीं मिली, किसी आदमी के बर्बाद हो जाने की, खराब हो जाने की, मतलब बीमारी की वजह से परेशान हो जाने की सूचना नहीं मिली। एक प्रश्न ये है, एक पर मैं, ये पूरी मेडिकल चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं काले के सिद्धांत को मैं पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहता हूँ, स्नातक तक विज्ञान में, स्नातक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बढ़िया ज्ञान है, और बायोलॉजी की भी। इन सब के ज्ञान के आधार पर मैं एक दिन जरा इस पर स्टडी करके बोलूंगा, क्योंकि मेडिकल लाइन की बात बेमतलब नहीं बोली जा सकती है। ये राजनीतिक बयान है कि मैं नीतीश कुमार दारू बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है कह दूंगा चलेगा, लेकिन विज्ञान की बात, वैज्ञानिकता क्या है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन इट्स प्रूव्ड, वो प्रैक्टिकल में इट्स प्रूव्ड लिखना पड़ता था तभी माना जाता था, तो कैसे प्रूव वही बताना पड़ता था। तो वो प्रूव करके, उसकी करके मैं एक दिन बात करूंगा कि क्या हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल बीमारी भी थी क्या, कि जी मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा बाजू दर्द कर रहा है, देखिए ना, तो हाथ हिल नहीं रहा है, और हम डॉक्टर के विजिट करते थे और पैसा लुटवाते थे, और जब से अस्पताल में बंद है, ना तो मेरे सर में दर्द है, ना मेरा बाजू हिल रहा है, ना मुझे बुखार हो रहा है। क्या कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल था क्या, या हमारे डॉक्टर हमको मानसिक बीमार करते थे कि ओहो आपकी थोड़ी सी आंखें फड़फड़ा रही ना, आप आई टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा, आपके आवाज में, आपने गला का टेस्ट करवाया था, कुछ वोकल पार्ट में कुछ परेशानी मेरे को लग रही है, ओहो आपका तो आपको नहीं दिख रहा है, आपकी जो यहाँ पर है ना थोड़ा पसीना आ रहा है, आप जरा पसीना वाला जांच करवाए। क्या ऐसा होता था क्या? ये मैं एक बार इस पर जरा अध्ययन करके और भी डाटा इकट्ठा करके बोलूंगा, क्योंकि अस्पतालों में मनाही हो गया है जाने का, और किसी भी आदमी का मरने का सूचना नहीं आया, मौत दर कम हो गई है। ये एक सबसे बड़ा आश्चर्य है।
जो डाटा जारी हुआ था, भारत में जो रूटीन मौत होती है आमतौर पर, मौत दर कम हो गई। एक भी आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरा क्योंकि सड़क पर नहीं आया। सबसे ज्यादा एड्स और कैंसर से ज्यादा हमारे देश में एक्सीडेंट में लोग मरते थे। भारत में सबसे ज्यादा मौत एक्सीडेंट से होती थी। तो वो तो चूंकि सड़क पर कोई नहीं निकल रहा है तो एक्सीडेंट दर कम हो गया है। बाकी रूटीन बीमारी से मरने वालों की संख्या, उसके बाद बीमारी से मरने की संख्या थी। नेचुरल मौत तो हमारे देश में बड़ी कम मानी जाती है क्योंकि हम बुढ़ापे तक जाते कहाँ हैं। हमको तो कैंसर चिंता सता लेती है कि हम पहले ही मर जाते हैं। तो इन सब चीजों को मैं वैज्ञानिक उसके करके फिर बात करूंगा। इसमें श्रीकांत भाई को नमस्कार। श्रीकांत भाई ने कहा कि भैया जोमेटो स्विगी वालों से शराब की होम डिलीवरी करवा कर केजरीवाल सरकार अफरा तफरी से बचा सकते। देखो, अगर शराब का ठेका, देखिए मेरा अपना मानना है कि अगर आपको लगता है कि शराब के बगैर हम जी नहीं सकते तो आपको ना एक ऑनलाइन सिस्टम खोलना चाहिए, कोई ऐप जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप लाइन लगा दीजिए। जैसे गैस की हम बुकिंग करते हैं ना, लाइन लगा दिए, हमारा गैस बुक करके सिलेंडर लेकर के आ जाता है। आप 70% एक्स्ट्रा ले लिए तो एक जिस तरह से गैस टेम्पो में जाती है आप उसे पहुंचाएंगे तो एक तो फायदा होगा कि संक्रमण का खतरा कम होगा। ऐसा सरकार कर सकती है। उसका दो फायदा है, एक तो संक्रमण नहीं होगा और दूसरा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 10-20 आदमी भी तो शराब पहुंचाने में रोजगार पाएंगे ना भाई, क्योंकि जिस तरह से लोगों के भीड़ सड़क पर है, मैं समझ रहा हूँ कि लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा और जो लोग इस तरह से मर रहे हैं उस तरह से मरने की संख्या भी कम होगी। श्रीकांत, आपका सुझाव बड़ा बढ़िया है, आप सरकार तक रखिए अपने पॉइंट से, और नहीं तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में, तो ये बात हमने कह दिया है आपके नाम से चला जाएगा, या आप स्वयं वीडियो बनाइए या ट्वीट कीजिए, लिखिए सरकार को, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बात सुझाव केजरीवाल तक पहुंचनी चाहिए। अमित कुमार दोबारा लिखा है कि गुजरात का तो भैया पता नहीं, लेकिन बिहार में दारू बिक भी रहा है और अपराध भी बढ़ गया है। सीमावर्ती प्रदेश में लाखों संख्या में इस अपराध में फंस चुके। अमित, मैं पहले कहा था, आपने शायद सुना नहीं कि बिहार में दारू बंद नहीं है, बिहार में दारू महंगा हो गया है और जो दारू से कमाई हो रही है वो राजकोष में नहीं जा रहा है, सरकार के लोगों के कोष में जा रहा है। उसका इस्तेमाल सरकार के लोग करते हैं, वो चाहे पुलिस के लोग हों, नेता के लोग हों, प्रशासनिक लोग हों, वो उन सबके खाते में जाता है। उन पैसों से फिर वो कोई 1 रुपया मतलब सरकार के तनख्वाह उनका देने में तो जाता नहीं है। गुजरात में भी दारू बन रही है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि गुजरात में भी दारू बन रही है। गुजरात में भी वहां के बड़े बड़े नेता और अफसर दारू पी के झूमते हुए नजर आते हैं। तो पूर्णबंदी तो आप गुजरात में भी रेस्टोरेंट, फलाना, विदेशी सेंटर, ऐसा ऐसा करके कुछ जगह है जहां पर दारू खुली रहती है। जैसे ये हरियाणा की तरफ से चमचमाती बोर्ड लगा होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि गांधी के गुजरात में पूर्णतः दारूबंदी है, ऐसा नहीं। मैं गुजरात गया हूँ, मैं गुजरात घूमा भी हूँ। वहां कुछ लोकेशन, कुछ सिचुएशन पर ऐसे करके है। लेकिन जिस तरह से बिहार में बाकायदा पुलिस की संरक्षण में दारू बिकती है, गुजरात में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए लोग, वहां इस तरह की अफरा तफरी नहीं होती। खैर, मैंने सोचा है कि वीडियो को बहुत लंबा न किया जाए क्योंकि बाद में लोग देखते हैं तो घंटा भर लोगों को परेशानी होती है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत कराएं। सरकार, जैसे श्रीकांत भाई ने सुझाव दिया कि भाई जिस तरह से ठेका पर मारामारी हो रहा है, उससे बढ़िया हो कि होम डिलीवरी सिस्टम चालू कर दिया जाए। उसका सबसे आसान तरीका है तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। सभी दारूबाजों के पास मोबाइल है। जिस तरह से गैस बुक करने के लिए हम नंबर डायल करते हैं, वहाँ पूछता है कि बुक करने के लिए 1 दबाइए, शिकायत करने के 2 दबाइए। तो इसमें तो शिकायत विकायत का ऑप्शन नहीं है। आप एक डायल आएगा, एक मैसेज आएगा कि आपकी स्वीकार कर लिया, कितने पैकेट चाहिए। अब वो 5 बोतल, जितना उसके पास पैसा होगा उतने की बात करेगा और अगर उसके पास संभव होगा तो लेगा। तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो राजस्व के बढ़ोतरी होगी, रोजगार के भी अवसर होंगे। जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जिनके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, वो दारू पहुंचाने, ले जाने के काम में आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। इस बात को आप अपने स्तर पर पहुंचाइए और नहीं होगा तो मेरे ही माध्यम से पहुंचाइए। आपका
एहसान होगा, इस देश पर उपकार होगा। देश के नागरिक हैं, MP MLA बन के ही समाज सेवा नहीं किया जाता है, समाज के हित और समाज को सलाह दे करके भी समाज सेवा किया जाता है। मेरे नज़र में यही समाज सेवा है। ईश्वर की कृपा आप सब पर बना रहे, कोरोना की महामारी आपको छू भी न पाए। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो मेरा भारत महान, भारत माता की जय, दारूबाजों की ना जय।